Hi friends, after completing this chapter number 5 theory portion, let's start with the numericals. Now before beginning the numericals, we have to take two important concepts which are connected with the numericals. They are not directly mentioned in the textbook, so we'll have to take them separately. As they are not involved in the textbook directly, it's not available in notes also. Okay, तो ये concept यहाँ पे समझ लो. सबसे पहला लेना है टेंशन का कॉन्सेप्ट. टेंशन, होप यू रिमेंबर वी हैड टॉक्ड अबाउट इट. एक टेंशन नाम की चीज हमको पढ़नी है ना. टेंशन क्या है? वैसे एक्चुअली टेंशन के बारे में बोलो तो डेली लाइफ के टेंशन जैसा ही है. सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. सपोज फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट अ स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड. अ स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड, बराबर है. अब ये स्ट्रिंग के नीचे के एंड को हम लोग पुल करते हैं. लेट्स पुल दिस लोएस्ट एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग here by force F. यहाँ पे हमने पुल किया, स्ट्रिंग यहाँ तक की है, फिर यहाँ पे हमने उसको पुल किया. अब पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग. व्हाट हैपन? द स्ट्रिंग इज नॉन एक्सटेंसिबल. स्ट्रिंग अभी फिलहाल इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि एक्सटेंड नहीं हो सकती. आइडियली केस हम वही लेते हैं. अब स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होने वाली, पुलिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सटेंड नहीं हो सकती, फोर्स इज अप्लाइड. तो आप बोलोगे थोड़ी देर तक टिकेगा फिर टूट जाएगा. थोड़ी देर तक टिकेगा मतलब क्या है? देयर विल बी सम फोर्स क्रिएटेड. ये एक्शन है इस स्ट्रिंग पे, तो देयर विल बी अ रिएक्शन क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. कब तक टिकेगा ये एक्शन? रिएक्शन जब तक ये फोर्स उसको बैलेंस कर, फोर्स को बैलेंस कर सकता है वो तब तक. अगर ये फोर्स उस बैलेंस से ज्यादा हो गया, इस रिएक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, देन द स्ट्रिंग विल ब्रेक. किस पॉइंट पे ब्रेक होगा कांट से, क्योंकि कहाँ किस पॉइंट पे ये होता है सिचुएशन हमें पता नहीं है. इस रिएक्शन फोर्स को टेंशन बोलते हैं. When a pulling force is applied on a body and it is not able to extend, then in the body an opposing force is created, opposing this force. An opposing force is created which opposes the external force. बराबर, and thus tends to balance. पर नहीं हो सकता, ये इसको बोलते हैं रिएक्शन टेंशन की. बराबर है. इसके बदले अगर मान लो ऐसा होता कि एक स्प्रिंग लटकाई होती एंड उसके नीचे ये फोर्स लगा होता है F, तो क्या होता? तो स्ट्रिंग वुड एक्सटेंड. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पुलिंग फोर्स द स्ट्रिंग वुड एक्सटेंड. स्ट्रिंग एक्सटेंड हो सकती है. स्ट्रिंग एक्सटेंड होके, स्प्रिंग एक्सटेंड होके ये हो जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स. ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में स्प्रिंग एक्सटेंड होके ऐसी हो जाएगी. स्प्रिंग इज एबल टू एक्सटेंड एंड हेंस यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स क्रिएट नहीं होगा. हाँ, स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, बट दैट विल नॉट बी अ टेंशन. दैट इज नॉट एन रिएक्शन टू दिस फोर्स. स्प्रिंग कैन एक्सटेंड, स्ट्रिंग कैन नॉट. इसलिए स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा. ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसलिए हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन विल बी देयर. अच्छा, यहाँ तक देखो तो यहाँ पे, एंड वो टेंशन यहाँ पे सपोर्ट पे लग रहा होगा. वही टेंशन टी एक्ट्स ऑन द सपोर्ट. So at every point the tension would be same. At every point the tension would be same. Clear? ये हो गया टेंशन की बात. टेंशन यानी क्या है? When a pulling force is applied and the body is not able to extend. When a pulling force is applied and the body is not able to extend, then a tension is created in the body. हमारी डेली लाइफ में तो टेंशन बहुत है. हमारी लाइफ में टेंशन कैसे बोल सकते हैं? इन स्टूडेंट लाइफ, फिजिक्स का लेक्चर हुआ, होमवर्क आया, चलो भाई ये सारे सम्स कर देना एक बार. केमिस्ट्री का लेक्चर आया, होमवर्क आया, चैप्टर 2-3 बार लिख डालो. फिर मैथ्स के सर ने लेक्चर लिया, उन्होंने 2 एक्सरसाइज कराई, बोले एक्सरसाइज 5-5 बार गिन डालो. आपकी कैपेसिटी कितनी? सुबह स्कूल अटेंड किया 12 बजे तक, फिर बाद में ट्यूशन में 4 घंटे निकाले, 4-5 घंटे, एंड फिर बाद में टाइम जो बचा उसमें रिवाइज करें आज का पढ़ाया हुआ, या होमवर्क करें, ये प्रैक्टिस वर्क करें. आप किसी को ना नहीं बोल सकते. फिजिक्स के सर ने होमवर्क दिया, यस सर हो जाएगा. केमिस्ट्री के सर ने होमवर्क दिया, यस सर हो जाएगा. मैथ्स के सर ने होमवर्क दिया, हाँ सर कर लेंगे. अगर आप बोलोगे नहीं सर नहीं हो सकता, तो फिर 2 चपट पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, एंड यू विल बी फोर्स्ड टू डू इट. अब आपकी कैपेसिटी है रात को 11-11:30 तक जाग सकते हो, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठना होता है, 7 बजे स्कूल पहुंचना होता है. तो आपकी कैपेसिटी 11-11:30 तक है, तो आप कितना काम खींच सकते हो इसमें से? सो यू विल, as your capacity of doing the work is limited, but the force which has been created is a little bit high. So what will happen? टेंशन क्रिएट होगा. टेंशन क्रिएट होगा, उसके इफेक्ट्स आएंगे.
आप आराम से सो नहीं सकेंगे, 11:30 को सोने गए तो भी याद आएगा साले 20 का होमवर्क बाकी है, उठ जाओगे या नींद में हिल जाओगे, यार होमवर्क बाकी है, सर चिल्लाएंगे। या सुबह जल्दी उठने की कोशिश करोगे जो पॉसिबल भी नहीं होगा 4 बजे उठ के होमवर्क करें। तो ये क्या हो गया, अ टेंशन इज क्रिएटेड इन द माइंड व्हेन फोर्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कम्स। सो इन द ऑब्जेक्ट एज अ रिएक्शन अ टेंशन इज क्रिएटेड। टेंशन कुछ एक हद तक वो तो बराबर है, यहाँ पे भी टेंशन कुछ एक हद तक वो तो बराबर है, नहीं तो बाद में स्ट्रिंग टूट जाती है। बी केयरफुल, डोंट लेट द टेंशन राइड योर माइंड, डू द वर्क एज फार एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड अगर नहीं हो सकता है, शेड्यूल में सेट होता, तो अपने सर को पोलाइटली बोले सर कल नहीं मिलेगा, परसों दे दूंगा तो चलेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना वर्क है। बराबर, डेली टेस्ट, डेली असाइनमेंट्स, डेली वर्क, डेली रिविजन्स, ये सब तो भारी पड़ता है ना एक साथ। इसलिए आप पोलाइटली सर को बोल सकते हैं सर एक दिन लेट कर दो, हम परसों दे देंगे आपको, कल नहीं हो सकेगा क्योंकि थोड़ा शेड्यूल टाइट है। फ्रेंकली बोलोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि आपने बात कर ली है, फोर्स थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। पर अगर आपने नहीं बोला है, बस यूँ ही चलते रहे हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर करोगे तो टेंशन दिमाग में चढ़ना ही है। एंड टेंशन ऑलवेज डज नेगेटिव, क्यों? टेंशन हमेशा ऑपोजिंग होता है, इट डज नॉट क्रिएट गुड, इट क्रिएट्स नेगेटिव। ऐसे बी केयरफुल। टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब फोर्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड then an opposing tendency is created in the object and that's called tension। ओके, तो स्ट्रिंग के सारे मामलों में, स्ट्रिंग के सारे मामलों में टेंशन आएगा ही। स्प्रिंग में पॉसिबल है, बी ए स्प्रिंग है, बी एबल टू एक्सटेंड और कंप्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट, बी ए स्प्रिंग नॉट अ स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमेशा टेंशन आता है। क्लियर? तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट टेंशन का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो इससे भी जोरदार है। The other concept which we are going to study is regarding pseudo force and pseudo acceleration। pseudo force and pseudo acceleration। अब ये pseudo force and acceleration तो हम जानते हैं क्या है, पर ये pseudo मतलब क्या है? pseudo मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी भी नहीं बोलेंगे, मोर एग्जैक्टली इफेक्ट है पर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। इफेक्ट है पर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, द फोर्स डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट बट इट्स इफेक्ट इज देयर। फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है पर उसका इफेक्ट है। तो यार ये तो भूतिया केस हो गया। भूत के बारे में बोलते हैं ना, भूत डज नॉट एग्जिस्ट पर इफेक्ट तो आता है। लोगों को भूत के एक्सपीरियंसेस हुए, फिजिकली नॉट एग्जिस्टिंग पर फिर भी एक्सपीरियंस होता है ना, उसको सूडो बोलेंगे यहाँ पे। तो सूडो फोर्स क्या है? तुम बोलोगे ऐसा ना हो सर, सोर्स नहीं है फोर्स लगाने वाला, तो फिर कैसे फोर्स लग सकता है? चलो देख लेते हैं एग्जांपल। एक बस है, आप उसमें बैठे हैं, यू आर पैसेंजर सिटिंग इन अ बस, बस इज स्टेशनरी राइट नाउ, बराबर है। एंड ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, चलो बैठे नहीं तो खड़े हो जाओ, बस में खड़े, स्टेशनरी बस है, बस में खड़े हम लोग, एंड बस ड्राइवर ने गाड़ी शुरू की झटके से, बोलते हैं जैसे वो एक्सेलेटर छोड़ दिया, एकदम एक्सेलेटर दबा के ब्रेक छोड़ दिया, तो गाड़ी झटके से आगे चली, तो हमको फोर्स पीछे की तरफ लगता है। आप अगर खड़े तो पीछे की तरफ थ्रस्ट लगेगा, बराबर है। बस ने आगे जाना चालू किया, आपको पीछे की तरफ धक्का लगा। अगर इससे दूसरा एग्जांपल, अगर मूविंग बस है, बस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है एंड अचानक ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो बस रुकी, हमको यूँ हो गए, हम लोग आगे वाले से टकरा जाए तो आगे वाला बोलेगा सीधा खड़ा है, हम बोलेंगे यार ब्रेक लगी तो असर तो होनी थी। यानी क्या हुआ, आप आगे मुड़े, अगर गाड़ी को ब्रेक लगा तो आप आगे झुके, अचानक स्टार्ट किया तो पीछे झुके। एंड ये हमारा एक्सपीरियंस पापा के साथ जब कार में घूमने निकलते तब भी होता है, अचानक कोई बीच में आके पापा ने ब्रेक मारा, अपने सीधा आगे डैशबोर्ड पे से टकराता है। व्हाट इज दैट? डिड समवन पुश यू? आप आगे झुके, डिड समवन पुश यू? कोई था पीछे धक्का मारने वाला? नहीं। जब आपको पीछे झटका लगा तो क्या कोई था आगे से धक्का मारने वाला? नहीं। इट वॉज द बस ड्राइवर हु हैज अप्लाइड द ब्रेक्स, द बस स्टॉप्स बट यू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, है कि नहीं? यू कंटिन्यू मूविंग बस में अगर अचानक सडनली ब्रेक लगाया तो बस स्टॉप्स, क्योंकि बस के ऊपर ब्रेक लगाया, तुम पर नहीं लगाया, यू मूव कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। क्लियर? ये केस क्या हो गया, आपको किसी ने धक्का नहीं मारा फिर भी यू फेल्ट अ पुश, आपको किसी ने धक्का नहीं मारा, नो वन हैज पुश्ड यू, नो वन इज देयर इन बिसाइड ऑन बिहाइंड, देन आल्सो यू गेट अ थ्रस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पापा ने गाड़ी में ब्रेक मारा, अचानक अपने आगे झुक गए, कैसे? पापा ने धक्का मारा आपको? नहीं। पीछे बैठे तो उन्होंने धक्का मारा? नहीं। तो फिर तो ये जो धक्का लगा किसने लगाया? सोर्स इज नॉट अवेलेबल बट यू फील दैट एक्सपीरियंस एंड सच फोर्स इज कॉल्ड अ सूडो फोर्स।
एंड उसके बाद कनेक्टेड एक्सेलरेशन को सूडो एक्सेलरेशन होता है। ये सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है? तो बस मूव कर रही थी, अचानक रुक गई, तब पीछे हो गया, सॉरी आगे हो गए, बस आगे चली तब पीछे आ गए, बस रुकी तब सीधा आगे आ गए। यानी जिस डायरेक्शन में मोशन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो एक्सेलरेशन लगेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। अब ये सूडो फोर्स किस कंडीशन में आएगा? याद करो कौन सा आपने कॉन्सेप्ट लिया था, यू आर अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस, बस मूव कर रही है, उसके अंदर खड़े हुए पैसेंजर है। तो व्हेन यू आर अ पैसेंजर इन अ बस, यानी व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सम मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सम मूविंग ऑब्जेक्ट, in that case you feel a pseudo force, in that case you feel a pseudo force when it's a force आएगा मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो यानी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट में सडन एक्सेलरेशन में चेंज आए, सडन चेंज एक्सेलरेशन मतलब सडन फोर्स एप्लीकेबल, तो आप पे जो लगेगा वो, यू आर नॉट द ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट द कंट्रोलिंग द ऑब्जेक्ट, यू आर समवन इनसाइड द ऑब्जेक्ट, सो यू विल फील दिस फोर्स। तो सूडो फोर्स कब आएगा? व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ सम मूविंग ऑब्जेक्ट एंड वो मूविंग ऑब्जेक्ट सडनली स्टॉप करे, ये सडनली स्टार्ट करे, तो यू फील एन ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रस्ट एंड दैट्स कॉल्ड सूडो फोर्स एंड एक्सेलरेशन कनेक्टेड टू इट, इट इज कॉल्ड सूडो एक्सेलरेशन। अब इसको और भी क्लियर करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, तो आपको इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज का 5.13, लेट्स टेक एक्सरसाइज 5.13। अब 5.13 में क्या बोला हुआ है? A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving, A B C D 4 कंडीशन दी हुई है। एक बंदा लिफ्ट में खड़ा है, एक बंदा लिफ्ट में खड़ा है। अब देखो यहाँ पे ये a person of mass 70 kg in a lift is standing on a weighing scale in the lift, standing on a weighing scale on the lift, बराबर है। तो weighing scale में वेट देगा उसका, बराबर, मास 70 kg है, तो वेट क्या होगा? देखो वेट ऑफ द पर्सन वुड बी mg एंड दैट 700 न्यूटन, ये वेट होगा बंदे का, बराबर है। अब 4 अलग अलग केसेस दिए हुए। पहला, बट द सिचुएशन इज देयर इज अ लिफ्ट, लिफ्ट में केबल होता है ऊपर से सपोर्टिंग केबल, ये लिफ्ट के अंदर एक वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल के ऊपर द पर्सन इज स्टैंडिंग, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग स्केल इनसाइड द लिफ्ट, लिफ्ट विल बी मूविंग, पर्सन इज अ पैसेंजर सिटिंग इन द बस। ऐसा हो गया। पहला केस क्या दिया हुआ है? पहले केस में बोला है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिफ्ट अभी ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है। स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी 0। अब लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं है, एज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन, therefore no pseudo force, तो यहाँ पे no pseudo force, तो वेट विल बी जो है वही mg दैट इज 700 न्यूटन। ओके, ये पहला केस हो गया। तो कांस्टेंट स्पीड के केस में pseudo force is not seen, it is only in case of accelerated motion। ओके, फिर नेक्स्ट केस दिया हुआ है डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। बी केस, सेकंड केस में दिया है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये लिफ्ट मैं इससे फिगर थोड़ा छोटा बनाऊं ताकि अपने को सारे फिगर एकोमोडेट कर सके। ये पर्सन इन द लिफ्ट, बराबर है। लिफ्ट इज करेंटली इन दिस सिचुएशन इट इज सेड दैट लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद, लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a कितना दिया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेटेड मोशन है, बंदे को क्या होगा? लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो पर्सन विल फील अ सूडो फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, कितना? सूडो फोर्स इन सूडो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन आएगा उसका, उसके ऊपर लगने वाला जी तो है ही है, उसके ऊपर वेट फोर्स के कारण जो जी लग रहा है वो तो है ही, विल फील एन अपवर्ड फोर्स, बराबर है। चलो हम यहाँ फोर्स लेते हैं mg और यहाँ पे हो जाएगा ma, सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लिफ्ट झटके से नीचे जा रही है तो ये उसको फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो देयरफॉर इन दिस केस रिजल्टेंट वेट क्या आएगा बंदे का? mg माइनस ma, m कॉमन, g माइनस a, 70 into 10 minus 5 दैट इज 350 न्यूटन। बंदे का एक्चुअल वेट कितना? 700 न्यूटन। एंड कितना मिल रहा है इसके वेइंग स्केल में? क्योंकि वेइंग स्केल में बंदे के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? mg लग रहा है, दूसरा m ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज सूडो फोर्स। लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो सूडो फोर्स अपवर्ड लगेगा।
बराबर है। फिर सी, थर्ड केस में दिया हुआ है upward with uniform acceleration of 5 meter per second square. The lift is moving upward with an acceleration of 5 meter per second square. यहाँ लेता हूँ चलो, the lift, weighing scale, person standing on it, उसके बाद g तो लग ही रहा है, mg का ही उसका weight force. अब now it is said that the lift is moving upward with an acceleration a. In that case pseudo force will be acting in downward direction कितना ma. तो therefore इस केस में एक्सेलरेशन तो वही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिया है, इस केस में वेट क्या हो जाएगा ना, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी mg, दोनों सेम डायरेक्शन होता है प्लस ma. अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स डाउन डायरेक्शन लगेगा, m कॉमन g प्लस a, दैट इज 70 into 10 plus 5, 700 plus 50, 1050 न्यूटन. ये उसका वेट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड. बराबर, दोनों केस क्लियर. एंड ये तीसरा कांस्टेंट स्पीड वाला था, कांस्टेंट स्पीड वाला, इसको ही बता देते हैं. कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है, चाहे एक्सेलरेशन 0 तो नो सूडो फोर्स. ये तीन अलग अलग केस हो गए. चलो चौथा इन्होंने कुछ पूछा है, वो देख लेते हैं. What would the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity? अब मान लो ये केबल ब्रेक हो गया, मान लो ये केबल ब्रेक हो गया, तो लिफ्ट का फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल एंड डाउन मोशन विद ए इक्वल टू जी. बराबर है. डी केस में ए इक्वल टू जी डाउनवर्ड. बराबर. तो अभी सिचुएशन में वेट क्या होगा, वेट, ये कब का केस है, when cable breaks and the lift going free fall, तो W will be equal to mg, डाउन डायरेक्शन में mg है तो अपर डायरेक्शन में mg आएगा उस केस में, तो m into g minus a and then m into g minus g and that will be 0. The person will be feeling weightless. When lift is falling freely, the person will be feeling weightless. तो ये सिचुएशन है. आप बोलोगे क्या ये सच में ऐसा होता है? यस, डेफिनेटली, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट. लिफ्ट में बैठे हैं, आपने चलो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में बैठे, फिर लिफ्ट चली झटके से ऊपर की तरफ चली तो अपने को फोर्स डाउन डायरेक्शन कोई हमारे घुटने ही हो जाते हैं. अचानक झटके से चले तो कुछ लिफ्ट शांति से चलते कांस्टेंट स्पीड से, पर कुछ तो हॉरिबल लिफ्ट होती है, झटके से चलते अपने को यूँ होता है फील, जब ऊपर चलती है एंड जब ऊपर से नीचे आए तो यूँ होता है, एकदम झटके से नीचे आए तो अपने लगा जैसे अपने हवा में रह गए. एक ये दूसरा एग्जाम्पल, जायंट व्हील में बैठे होंगे, जायंट व्हील में, तो जायंट व्हील जब मोशन शुरू करता है तब जब ऊपर जा रहे हैं तब हमको क्या फील होता है, जायंट व्हील का कब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो हमको फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो हमको फील लगता है जैसे हम लोग जमीन सीट के अंदर घुसे जा रहे हैं. एंड जब नीचे आते हैं, नीचे आ रही हो जायंट व्हील, जब नीचे आ रही हो तब कैसा लगेगा जैसे हमारा वेट कम हो गया, वी फील लाइट एंड लाइट सीट से थोड़ा ऊंचा हो जाता है. नीचे आ रही हो तब, ऊपर जा रही हो तब सीट के अंदर घुस गए, नीचे आ रही हो तब सीट से ऊपर थोड़ा हो जाता है, फीलिंग वेट. एंड इसी को हम लोग फील करते हैं अपने स्टमक में बटरफ्लाइज के फॉर्म में. We feel butterflies in stomach while sitting in the giant wheel. तो एग्जाम्पल इसी के सूडो फोर्स के. बराबर है. तो अगली बार जब कार में बैठे या बस में बैठे उस टाइम पे इमीडिएट स्टार्टिंग इमीडिएट स्टॉपिंग पे देखना ये फील होता है कि कोई था नहीं, कोई धक्का नहीं मारा था, फिर भी तुमको लगा. एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स. अब ये फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट अगर देखें तो आपने देखा होगा राइड्स में, एक राइड ऐसी भी है जिसमें एकदम ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, आपको सबको बिठा दिया लाइन में 20-25 जनों को, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती है, कुछ हाइट पे जाकर फिर छोड़ देते हैं एकदम. तो फ्री फॉल का केस हुआ. फ्री फॉल में यू फील लाइट एंड सब आवाज निकल जाती है, चिल्ला उठा हो बाप रे मारे, क्योंकि दे आर फीलिंग वेरी लाइट, जीरो ऑलमोस्ट वेट. फ्री फॉल को एक डिस्टेंस फिर धीरे ऊपर पकड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, फिर एकदम छोड़ देते हैं. ये अभी तक फील किया था पर पता नहीं था ये क्या है. अब जब कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स एंड सूडो एक्सप्रेशन आ गया है एंड ये चीज देख लिया हमने, अब पता लगेगा. अब जब फिर से उसको एक्सपीरियंस करोगे तब याद आएगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था, दिस इज व्हाट इज इट. ओके, तो ये हो गया दो कॉन्सेप्ट जो हमको समझते हैं, तो टेंशन एंड दूसरा सूडो फोर्स सूडो एक्सप्रेशन, साथ में एक्सरसाइज का 5.13 भी हो गया. जस्ट गो थ्रू दैट.